नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो इस चैप्टर का नाम है अपवाह, और पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र को। अब अगर गंगा नदी की बात की जाए तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और इस नदी में सबसे ज्यादा नदियां आकर के मिलती, यानी कि इसका अगर आप नदी तंत्र देखोगे तो अपवाह क्षेत्र काफी अधिक है। ठीक है, और ये ही नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और इस नदी को समझना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं, अगर मैं जैसा बताता हूं आप वैसा वैसा करते चल रहे हैं, मैं एक मैप लेकर के आया हूं, उस मैप के माध्यम से कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो 100% गंगा नदी तंत्र आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, गंगा नदी से आप चाहे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, फिर इंडिया की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, उसमें नदियों पर प्रश्न आना है तो गंगा नदी से एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है। तो गंगा नदी को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस नदी को अगर मेरे समझाने के बाद में अगर आपको ये तंत्र समझ में नहीं आता है तो मैं 100% सहमति के साथ कह रहा हूं कि आप वीडियो को डिसलाइक करना, चैनल को अनसब्सक्राइब करना और चले जाना। अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इसमें एक बार उसको देख लेते हैं। हमने अपवाह प्रतिरूप को डिस्कस कर लिया, नदी तंत्र को डिस्कस कर लिया, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं, इसमें कितने प्रकार के प्रतिरूप होते हैं, उन चीजों को भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने भारत में अपवाह तंत्र को डिस्कस किया कि कितने प्रकार से मतलब भारत में अपवाह तंत्र होता है, हिमालय की नदियों के द्वारा और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 2 में ही हमने सिंधु नदी तंत्र को भी डिस्कस किया था। सिंधु नदी अपने भारत देश में अधिक फ्लो नहीं करती, अधिक नहीं बहती, इस वजह से इसे हमने पार्ट 2 में ही बिल्कुल कवर कर दिया था। जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र भारत में ही कंप्लीट फ्लो करती है, थोड़ा सा आगे चल करके वो बांग्लादेश में चली जाती है, बट अगर देखा जाए तो गंगा नदी अपने इंडिया में सबसे अधिक फ्लो करती है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2500 किलोमीटर है, और इस गंगा नदी में आकर के कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं। ठीक है, इसलिए ये नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर बात की तो उत्तर के मैदान में ही सबसे ज्यादा ये फ्लो करती है नदी। ठीक है, तो इस नदी तंत्र को आज हम कंप्लीट समझने वाले हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, जो जो पॉइंट हम आपको बताते जा रहे हैं उनको नोट कर लेना। लास्ट में देखिए, जब भी एक उदाहरण से आप समझिएगा भाई, जब भी आप किसी देश में जाते हैं, ठीक है, और उस देश में अगर आपको घूमने का इरादा है तो आप सबसे पहले क्या पता करते हैं कि भाई उस देश का नक्शा कैसा है। ठीक है, उस देश में धर्म कौन सा है, ठीक है, उस देश में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार के, उस देश में कितने राज्य हैं कि, और उस देश की राजधानी क्या है। ठीक है, पहले आप पता करते हैं। ठीक है, इसके बाद में उससे रिलेटेड आप वीडियोस देखते हो, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हो, जो वहां पर घूमने गए हैं उनसे आप थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हो। ठीक इसी प्रकार से जो गंगा नदी तंत्र को आज हम समझेंगे तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में जो मैप दिया गया है, जो हमने इसमें मैप रखा, देखिए एनसीईआरटी क्लास 9 की जो है उसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में इतना अधिक नहीं दिया गया, इतना अच्छा मैप नहीं दिया गया जिससे आप इस तंत्र को कंप्लीटली समझ सकें। इसलिए हमने इसका एक अलग से मैप रखा है, और इसके बाद में हम एक अलग से मैप अपने हाथों से ड्रॉ करके भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये जो नदी तंत्र है ये हमारे भारत देश में फैला हुआ है। ठीक है, तो भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिखित ज्ञान है वो उसको लेंगे, और फिर इसके बाद में जो दृश्य है, ठीक है, जो मैप है उसको देखेंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 3 तरह से इस नदी तंत्र को समझने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और फ्री माइंड होकर बैठिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम गंगा नदी तंत्र के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है, गंगा की मुख्य धारा जिसका नाम है भागीरथी, ये गंगोत्री हिमानी से निकलती। कहां से, गंगोत्री हिमानी से निकलती। गंगोत्री हिमानी कहां पर है ये हम मैप में भी समझेंगे। ठीक है, और क्या होता है, ये गंगोत्री हिमानी से निकल करके आगे बढ़ती है। ठीक है, और अलकनंदा नदी है जो कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के इससे मिल जाती है। एक नदी आती है गंगोत्री हिमानी से, ठीक है, एक नदी आती है गंगोत्री हिमानी से, इससे कहते हैं भागीरथी। ठीक है, एक नदी आती है हिमालय की तरफ से ही आती है, अलकनंदा नदी। ठीक है, दोनों नदी आकर के जहां पर मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग से जब दोनों नदियों की धाराएं मिलकर के आगे बढ़ती हैं तो इस एक धारा को कहा जाता है गंगा नदी। ठीक है, आप ये देख रहे, ये आ रही है आपकी कौन सी, भागीरथी नदी, और ये आ रही है आपकी कौन सी, ये आ रही है आपकी अलकनंदा नदी, और दोनों नदियां जहां पर आकर मिल गई इस क्षेत्र को कहा जाएगा गंगा नदी। इससे पहले ये है आपकी भागीरथी और ये है आपकी कौन सी,
ये है आपकी अलकनंदा नदी, ठीक है। और जो आपकी ये भागीरथी नदी है, ये गंगा नदी की मुख्य धारा इसको कहा जाता है, ये गंगोत्री हिमानी से निकल करके आती है। अब अगर गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो 2500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है गंगा नदी। अगर आप अलग अलग जगह पर जाकर के देखोगे तो आपको इसकी लंबाई अलग अलग देखने को मिलेगी, गूगल पर अलग बताएगा, ठीक है। फिलहाल जो आपको एनसीईआरटी में दी गई लंबाई वो है 2500 किलोमीटर से अधिक, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर रख दी है, क्योंकि सरकारी जो वेबसाइट होती है, फिर जो सरकारी बुक्स होती है उसमें एकदम उनके अनुसार ही चलना चाहिए, उसमें सही भी दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। देखिए एक अंबाला नगर है, अगर आप गूगल मैप पर जाएंगे वहां पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा सिंधु नदी ये भी अपने भारत देश के से होकर गुजरती है, और जो गंगा नदी है ये दोनों ही भारत देश में ही बहती हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन दोनों तंत्रों को जो अलग करने वाला है वो है अंबाला नगर, ठीक है, जो कि एक जल विभाजक पर स्थित है। जल विभाजक किसे कहते हैं, ये हमने आपको पार्ट में बताया था। ऐसा ऊंचा क्षेत्र या फिर ऐसा क्षेत्र जो कि दो नदियों का विभाजन करता है, ठीक है। आप कहते हैं ना, जैसे कि ये एक नदी बह रही थी, ठीक है, ये एक नदी फ्लो कर रही है और इस नदी के बीच में क्या है कि एक पत्थर आ जाए या फिर एक पहाड़ आ जाए जो कि ऊपर उठ जाए, ठीक है, तो ये नदी अलग हो जाएगी और ये नदी अलग हो जाएगी, दो नदियां हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो बीच वाला एरिया होगा इसको जल विभाजक कहा जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आपकी इधर तरफ फ्लो करती है आपकी कौन सी, ये सिंधु नदी तंत्र, और इधर तरफ फ्लो कर रहा है आपका कौन सा, गंगा नदी तंत्र, और बीच में अंबाला नगर है जो कि इन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो गंगा नदी उसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है, जहां पर इसे भागीरथी नदी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये आगे आकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में, और इसके बाद में इसे क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। और अंबाला नगर जो है ये सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र, इन दोनों तंत्रों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में जहां हरिद्वार तक, ठीक है, हरिद्वार तक की नदी जो आती बहती हुई ये पर्वतों में बहती है, पर्वतों पहाड़ियों के बीच में बहती हुई आती है, और हरिद्वार से ये नदी जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर लेती है। यहां से आपको मैदानी इलाका देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा नदी में मिलती हैं। इनमें से प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये कुछ प्रमुख नदियां जो कि आकर के इसमें मिलती हैं। अभी जब हम मैप को देखेंगे तो मैप में हम बताएंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं। बहुत सारी नदियों को हमने नोट करके रखा है, ठीक है, और बहुत सारी नदियों को अलग से ऐड करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूरा नदी तंत्र ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यमुना हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे में किनारे के समानांतर बहती है, ठीक है। समझ गए, जो यमुना नदी है ये कहां से निकलती है, जो यमुनोत्री हिमानी, कहां से, यमुनोत्री हिमानी, ठीक है। ऐसे आप समझिएगा कि ये आपकी एक कौन सी, सतोपंथ ग्लेशियर, और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती अलकनंदा नदी। इसके बाद में यहां पर आपको मिलता है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ, और केदारनाथ से एक नदी निकलती है कौन सी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको मिलती है गंगोत्री हिमानी, ठीक है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है कौन सी, भागीरथी नदी। थोड़ा और आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको मिलता है यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती कौन सी, यमुना नदी, ठीक है। और इस प्रकार से ये गंगा नदी तंत्र आगे बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो क्या दिया जा रहा है, यमुना हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, यानी कि गंगा नदी ये बहती हुई जाती है और दाहिना ये हो गया भाग, ठीक है। तो ऐसी ये भी साथ साथ बहती हुई जाती है और इलाहाबाद में जाकर के ये आगे मिल जाती है, ठीक है। अभी आगे समझेंगे, दाहिने किनारे के समानांतर बहती तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से बहती हुई निकलती, ठीक है, नेपाल हिमालय से निकलती और आगे जाकर के ये भी गंगा नदी में मिलती। कैसे मिलती हैं ये अभी हम मैप में समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, किसकी वजह से, जो आपकी ये घाघरा, गंडक और कोसी नदी आकर गंगा नदी में मिलती है, इससे पहले यमुना नदी आकर के मिलती है इसमें, ठीक है। तो कई सारी नदियां आकर के जब गंगा नदी में मिलती है तो इसके कारण से क्या होता है, बरसात के टाइम पर उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में कई बार क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं। मैंने आपको बताया था
मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जहां पर नदियां अधिक बहती हैं, ठीक है, जहां पर बाढ़ अधिक आती, वहां पर जो पुरानी मिट्टी वहां की होती है वो नदियां बहाकर ले जाती हैं और वहां पर एक अलग सी मिट्टी डाल देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं, और जो नई मिट्टी आती, नई पुरानी होती रहती, तो क्या होता है वहां पर उपजाऊपन अधिक होता है, ठीक है। तो ये सारी नदियां बाढ़ तो लाती हैं लेकिन साथ ही साथ वहां की मिट्टी को उपजाऊ बना देती है, जिससे कि वहां पर कृषि अधिक होती है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य नदियां, मुख्य सहायक नदियां जो है, यानी कि हमने आपको बताया था कि हमारे देश में जो भी नदियां बहती हैं वो दो क्षेत्रों से आती है, या तो वो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, या तो वो कहां से निकलती हैं, ये वो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी नदियों की बात की, ये नदियां कहां से, हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। अब प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाले भी कुछ प्रमुख नदियां, जैसे कि एक चंबल नदी हो गई, एक बेतवा नदी, एक सोन नदी है, ठीक है। ये कैसी हैं, ये नदियां प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकल के आती हैं और गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम होती है और इनमें पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा की में पश्चिम के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु होता है। समझिएगा क्या कहा जा रहा है, बाईं ओर से और दाईं ओर से, ठीक है, दोनों ओर से कई सारी सहायक नदियां गंगा में मिल रही हैं और ये सभी नदियों का जल लेकर के बहती हुई जाती है। कहां तक जाती है, कहा जा रहा है कि बंगाल के फरक्का तक बहती है, बंगाल के फरक्का स्थान तक बहती, ठीक है। और यहां से ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे फरक्का। आप कहोगे कि भाई फरक्का ही क्यों, इसके आगे गंगा नदी नहीं बहती है क्या? फरक्का के आगे क्या होता है, जो गंगा नदी होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, यहां से दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। भागीरथी हुगली जो कि एक इसकी वितरिका है, ठीक है, हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। समझिएगा यहां तक ये आ गई, फरक्का वाला स्थान है। फरक्का स्थान से एक इसकी वितरिका निकलती है। अब आप कहेंगे कि भाई वितरिका किसे कहते हैं, जो नदी गंगा में आकर के मिलती है या फिर किसी नदी में आकर के, जो छोटी नदी आकर के मिलती है उसे कहा जाएगा इसकी सहायक नदी, ठीक है। अब अगर ये जो मुख्य धारा जा रही है, ठीक है, मुख्य धारा से कोई नदी निकल जाए, ठीक है, कोई एक धारा निकल जाए और वो अलग अपनी एक रास्ता बना ले, तो उसे कहते हैं क्या, इसे कहोगे आप वितरिका। जबकि ये जो नदियां आकर के इसमें मिल रही तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा सहायक नदी, ठीक है। और अगर कोई नदी मुख्य नदी तंत्र से निकलकर बाहर जाए तो इसे कहा जाएगा वितरिका, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो इससे एक वितरिका निकलती है, इस वितरिका को क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी नाम दिया जाता है। और फिर ये आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उससे पहले ये डेल्टा का भी निर्माण करती है, ठीक है। मुख्य धारा जो होती है वो दक्षिण की ओर यानी कि इधर की ओर और प्रवाहित करती है, प्रवाहित करते हुए ये बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम वहां पर बदल जाता है, ठीक है, इसका नाम बदल जाता है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के साथ इसका नाम पड़ता है पद्मा। क्या नाम दिया जाता है, पद्मा नाम दिया जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आकर के हमारी गंगा नदी जिसका नाम पद्मा हो चुका है उसमें आकर के मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश की, इधर से पद्मा नदी, इधर से आई ये कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को वहां पर जमुना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, ठीक है, आकर के मिल जाती है। एक बात याद रखना, भारत देश में यमुना नदी प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में अगर आप देखो तो यहां पर आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जब प्रवाहित करती है, जैसे ही प्रवेश करती है वहां पर उसका नाम हो जाता है जमुना। दोनों में केवल दो शब्दों का अर्थ है, जमुना और यमुना, ठीक है, याद रखना। जो भारत देश में नदी प्रवाहित होती है उसे कहा जाता है यमुना, और जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है उसे बांग्लादेश में उसका नाम रख दिया जाता है जमुना, ठीक है। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम वहां पर पद्मा पड़ जाता है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पद्मा और जमुना नदी, ठीक है, ये दोनों मिलकर के अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होकर के मेघना नाम से जान, जब ये दोनों नदी एक साथ मिल जाती है जमुना और पद्मा, तब इसका नाम पड़ जाता है मेघना, ठीक है। और मेघना नदी आगे जाकर के किसमें, समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। अब अंबाला से, यानी जहां से अगर आप देखोगे इसका आरंभ होता है नदी का, ठीक है, अंबाला से सुंदरवन तक की जो लंबाई है इसकी, ठीक है, नदी की जो लंबाई है ये कितनी है, तो अंबाला से सुंदरवन तक की इसकी लंबाई है कुल मिलाकर के 1800 किलोमीटर, ठीक है। जबकि अगर गंगा नदी की आप लंबाई की बात करोगे, ठीक है, तो गंगा नदी की जो लंबाई है कुल कितनी है,
गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर। लेकिन गंगा नदी अंबाला से, अगर आप डिसाइड करोगे अंबाला से और सुंदरबन डेल्टा तक की लंबाई, तो ये 1800 किलोमीटर, ठीक है। परंतु ढाल में जो गिरावट है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको अंबाला नाम इसलिए दिया है क्योंकि आप देखोगे तो गंगा नदी अंबाला से ही लगभग प्रारंभ होती है, हरिद्वार से प्रारंभ होती है, ठीक है। लेकिन आप उसे ये कह सकते हैं कि अंबाला जो स्थान है वो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र, इन दोनों के बीच में विभाजन का कार्य करता है। और अंबाला से अगर आप देखोगे कहां तक की लंबाई, ये जहां पर समुद्र तक की लंबाई अगर आप देखोगे बंगाल की खाड़ी तक की, तो ये कितनी है, 1800 किलोमीटर। जबकि इसकी अगर आप ढाल की बात करोगे तो केवल 300 मीटर, यानी कि ज्यादा ढाल नहीं है, लेकिन इसमें पानी बहुत अधिक है, ठीक है। ये तो हो गई लिखित ज्ञान जो कि बुक में दिया गया था। अब हम जो मैप दिया गया, ये हमने मैप डाउनलोड किया अलग से, ये बुक में नहीं दिया गया था, ठीक है। इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज यहाँ पर इस मैप में नहीं दी गई, जो कि हम पहले ऊपर वाला जो मैप हमने बुक में दिया गया तो उसमें समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इस मैप की तरफ ध्यान देते हैं। ये आपकी गंगा, ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। और इस भारत के नक्शे में हम गंगा नदी तंत्र को एक बार समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए गंगा नदी ये बहती हुई आ रही है, आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है जो कि बहती हुई आ रही है, ठीक है। ये बहती हुई आ रही है और ये इधर जाती है, ठीक है। यहाँ से आती है, यहाँ से इसकी एक वितरिका निकल जाती है और ये आगे बढ़ जाती है, बांग्लादेश में यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। ये इस स्थान पर जहां से ये एक धारा निकली है, ठीक है, इस स्थान को क्या कहा जाता है, ये है आपका देवप्रयाग, ठीक है। ये नदी आपकी आ रही कौन सी, ये नदी आ रही है आपकी कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। कहां से निकलती है, यहाँ पर एक सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर से अंबाला नदी निकलती है, सॉरी अलकनंदा नदी निकलती है। और यहाँ पर एक ग्लेशियर और है, गंगोत्री ग्लेशियर की, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती भागीरथी नदी, ठीक है। ये दोनों नदियां आकर के देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। और फिर यहां से इसका नाम पड़ता है गंगा नदी, ठीक है। और फिर गंगा नदी आगे बहती है। यही चीज हम आपको दिखानी थी कि दो नदियां मिलती हैं तब गंगा नदी बनती है, ठीक है। और अब हम जो मैप हमने रखा है गूगल से डाउनलोड करके, उस मैप के माध्यम से पूरे नदी तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं और फिर हम एक अलग से मैप बनाएंगे, उसमें इस नदी तंत्र को समझेंगे, ठीक है। तो ये है आपका गंगा नदी तंत्र पूरा, ठीक है। अगर कहा जाए तो इतने क्षेत्र में गंगा और गंगा की सहायक नदियां फ्लो करती हैं, ठीक है। ये भारत में गंगा नदी तंत्र है, आप कह सकते हैं इतने क्षेत्र में सारी नदियां फ्लो करती हैं। आप समझिएगा यहां से क्या है कि दो नदियां मिल गई, ठीक है, और गंगा नदी का निर्माण हो गया। यहां से नदी ये चली आगे, ठीक है। और ये आप देख रहे बहती हुई आती है, ये, ठीक है। और एक इसकी भी तरीका ये और आगे बढ़ी, ठीक है। एक भी तरीका ये निकल गई और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई और फिर ये आगे यहां तक आ गई। इसी के साथ में आप देखो कि जमुना नदी जो है, ठीक है, जमुना नहीं यमुना नदी, ठीक है। एक यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी कहां से प्रारंभ होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये आपका यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी स्टार्ट होती है और ये आकर के इलाहाबाद में, कहां पर, इलाहाबाद है जो कि आज इसे प्रयागराज के नाम से जानता है, प्रयागराज में आकर के यमुना नदी मिल जाती है, ठीक है। और फिर ये गंगा नदी के साथ में फ्लो करती है, यानी कि बहती है। और इसी नदी में अगर आप देखोगे तो यमुना नदी में एक चंबल नदी है जो कि प्रायद्वीपीय पठारों से आती है, इसमें आकर के मिलती है। चंबल नदी में एक बनास नदी है जो कि आकर के मिलती है। एक यहाँ पर मेज नदी है जो कि आकर यहाँ पर मिलती है। एक यहीं पर खार नदी है जो कि आप आकर मिलती है, ठीक है। और इधर से भी कई सारी नदियां मिलती है। एक नदी है जिसका नाम है छिप्रा नदी, एक नदी है काली नदी जो कि मिलती है, ठीक है। एक नदी है पार्वती नदी, ठीक है। इसके बाद में एक बेतवा नदी है जो कि आकर गंगा नदी, इसमें यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। बेतवा के बाद में एक केन नदी है जो कि आकर के इसी यमुना नदी में मिलती है। और इन सारी नदियों का पानी यमुना नदी में आता है और यमुना नदी का पानी आगे चल करके गंगा नदी में प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। और गंगा नदी में हमने आपको बताया था कि आगे चल करके कन्नौज में, ये बताया नहीं था, बता रहे, ठीक है। इलाहाबाद से पहले, ठीक, इलाहाबाद से पहले पड़ता है कन्नौज फर्रुखाबाद वाला एरिया, ठीक है। और कन्नौज फर्रुखाबाद वाले एरिया में रामगंगा आकर के गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। और इसके बाद में जाकर ये आगे बढ़ती है और इलाहाबाद में जो आपकी यमुना नदी है जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में सोन नदी, ये आप देख रहे हैं सोन नदी है, ठीक है। सोन नदी जाकर के कहां पर मिलती है, सोन नदी पटना है ये एक इलाका, ठीक है, पटना बिहार में, पटना बिहार में सोन नदी जाकर के मिल जाती है। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो ऊपर से आती है गंडक नदी, आप ही देख रहे हैं नेपाल हिमालय से बहती हुई आती है गंडक नदी, जो कि आकर के लगभग पटना के आसपास ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है सोनपुर, ठीक है। सोनपुर में गंडक नदी आकर के इसमें मिल जाती है, ठीक है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो कोसी नदी आप ही देख रहे आ रहे हैं, कोसी नदी आकर के मिलती है भागलपुर में, ठीक है। आप और थोड़ा बढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल ये जो मैप दिया गया आप एक बार इसको देख लीजिएगा। हम थोड़े से क्लीन एरिया में चलते हैं, ठीक है।
और वहां पर इस नदी तंत्र को अपने एक मतलब एक छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे और उस मैप में समझने का प्रयास करेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, एक काम कीजिएगा, कॉपी और पेन की मदद से मतलब कॉपी में एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये होगी आपकी गंगा नदी तंत्र, ठीक है। ये क्या हो गई, ये आपकी गंगा नदी हो गई पूरी, ठीक है। अब गंगा में कितनी नदियां आकर के मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, इस पूरे टॉपिक को इस लाइन के माध्यम से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले यहां पर ये पूरा ऊपर कर दी, ये आपका कौन सा, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर से आगे बढ़कर के अलकनंदा नदी निकली, ठीक है, और अलकनंदा नदी बह करके कहां पर, देवप्रयाग तक, ठीक है। ये आपका हो गया देवप्रयाग वाला एरिया, ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये हो गया आपका देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग तक पहुंचने से पहले अलकनंदा नदी में 3 नदियां आकर के मिलती हैं, 4 नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदी, एक नदी आकर के मिलती है धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा नदी आई और यहाँ पर मिल गई। जहां पर धौली गंगा नदी मिलती है, इस स्थान को क्या कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, इस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। थोड़ा सा और जब आप आगे बढ़ोगे तो एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, ठीक है। यहां पर ऐसी नंदाकिनी नदी आकर के मिल गई और इस स्थान को कहा, जहां पर नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है उस स्थान को कहा जाता है नंद प्रयाग, ठीक है। थोड़ा सा और जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पिंडर नदी जो कि आकर के इसमें मिलती है, कौन सी नदी, पिंडर नदी। इस जो जो ये नदी जहां पर आकर के मिलती है नदी, उस स्थान को कहा जाता है कर्णप्रयाग, ठीक है। 3 नदियां मिल चुकी हैं। फिर केदारनाथ एक एरिया है, केदारनाथ से आकर के एक नदी मिलती है, कौन सी, मंदाकिनी नदी है, जो कि आकर के इसी में मिलती है, ठीक है। जहां पर मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। कौन सा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो अभी तक हम 4 प्रयागों को डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला प्रयाग जो कि ये इस नदी द्वारा बनाया गया था, विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन सा, नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन सा, तीसरा आ गया आपका कर्ण प्रयाग। चौथा कौन सा आ गया, रुद्र प्रयाग। इसके बाद में गंगोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जो कि आकर के मिलती है यहां पर, और इस स्थान को क्या कहा जाता है, इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। जो गंगोत्री से एक नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी, ये भागीरथी नदी है जो कि गंगा की मुख्य धारा होती है, आकर के यहाँ पर मिलती है देवप्रयाग में। और यहाँ से जो आगे धारा बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पर 5 प्रयाग मिले पूरे, और इन 5 प्रयागों को मिलकर कहा जाता है पंच प्रयाग, लिख लीजिएगा। इन 5 प्रयागों को मिलाकर क्या कहा जाता है, पंच प्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग से जब ये आगे नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम पड़ जाता है क्या, गंगा इसका नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है, गंगा इसका नाम पड़ जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये नदी देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तो उसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार तक की नदी जो फ्लो करती है, जो बहती है, वो केवल और केवल पर्वतीय एरिया में बहती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पर्वत देखने को मिलेंगे, पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। हरिद्वार से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे मैदानी इलाका मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि हरिद्वार के बाद में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। मैदानी भाग में हरिद्वार से गंगा नदी ने प्रवेश कर लिया। और आगे बढ़ो, फिर आगे मिलता है आपको फर्रुखाबाद और कन्नौज वाला एरिया, ठीक है। फर्रुखाबाद और कन्नौज वाले एरिया में एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा, वो आकर के इधर से इसमें मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी है ये, रामगंगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब रामगंगा के बाद में यहां पर एक और ग्लेशियर जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ऐसी फ्लो करती हुई आती है। कौन कौन सा एरिया, ये इटावा हो गया, ठीक है, इटावा हमीरपुर वगैरह से होती हुई आती है, इसके बिल्कुल पास से ही चलती है और ये आकर के कहां पर, प्रयागराज में आकर के मिलती है। इस नदी को नाम दिया गया यमुना नदी। क्या नाम दिया गया, ये नदी है आपकी यमुना नदी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा एक लाइन, ठीक है। क्या नाम है इसका, यहां से निकलती है, ठीक है। इस एरिया को कहा जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर, और आकर के कहां पर, ये आकर के इलाहाबाद में इससे मिल गई, इसको नाम दिया गया यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, उनमें एक आपकी टोंस नदी है जो कि यहां से निकलती है, एक हिंडन नदी है, ठीक है, कई सारी नदियां हैं। जब ही यमुना नदी यहां तक आकर मिलती है, हमने आपको बताया था कि भारत में केवल 2 प्रकार के दो नदियां, मतलब 2 प्रकार से नदियां पाई जाती है। एक है आपकी हिमालय की नदियां, ठीक है, एक आपकी मिलती हैं कौन सी नदियां, दूसरी आपको जो मिलती हैं वो मिलती हैं आपकी कौन सी नदियां, दूसरी आपको जो नदियां मिलती हैं वो है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय नदियों में से 3 नदियां ऐसी हैं जो कि आगे आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। उनमें से एक नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी यहां से, कहां से, आप कह सकते हैं कि इंदौर से निकलती है, ठीक है। जाना पाव पहाड़ी है,
महू इंदौर से निकलती है। महू इंदौर में क्या है कि घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं, घड़ियालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये नदी। चंबल नदी जो ये महू इंदौर में है, ठीक है। तो महू इंदौर में घड़ियालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। महू इंदौर से बहती हुई आती है और ये कहाँ पर मिलती है आगे चल करके इटावा में यमुना नदी से आकर के मिलती है, ठीक है। जब ये कहाँ से चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी से बहती हुई इटावा तक आती तो इसमें कई सारी नदियां आकर मिलती, उसमें से एक नदी है खार नदी, लिख लीजिएगा। एक नदी मिलती है मेज नदी, एक नदी आकर के मिलती है बनास नदी, ठीक है। ये इधर से मिलती हैं, इधर से भी और दूसरे साइड से भी कई नदियां मिलती हैं। इनमें से एक मिलती है छिपरा नदी जो कि आकर इसमें मिलती है। एक नदी मिलती है काली नदी आकर इसमें मिलती है। एक नदी है पार्वती नदी है जो कि आकर इसमें मिलती है, ठीक है। ये पूरा नदी तंत्र आप देख रहे हैं चंबल नदी का, चंबल नदी का नदी तंत्र है ये। और आगे जाकर के इन सारी नदियों का पानी मिल जाता है किसमें, यमुना नदी में, ठीक है। इसी प्रकार से फिर यमुना नदी यहां से आगे बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती हुई आगे बढ़ती है। इसी में फिर एक और नदी आती है, कौन सी, सिंध नदी आती है। कौन सी, यहाँ पर एक सिंध नदी और आकर के मिलती है, यहां से बहती हुई जाती है सिंध नदी, इसमें जाकर के मिल जाती है, ठीक है। ये भी कौन सी नदी है, ये भी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक आती है, ठीक है। सिंध नदी जाकर के इसमें मिलती है, ये भी इटावा के आसपास ही जाकर के मिल जाती है। फिर आगे बढ़ती है यमुना नदी, तो एक बेतवा नदी है यहाँ पर, ठीक है। बेतवा नदी बहती हुई जाती है और इसमें मिल जाती है, कहां पर ही मिलती है, ये मिलती है हमीरपुर में, ठीक है। ये हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है। और फिर यमुना नदी, इस नदी का भी पानी लेकर के आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ती है, फिर एक केन नदी और निकलती है, यहां से केन नदी जाकर के इसमें और मिल जाती है, ठीक है। और केन नदी कहां पर मिलती है, जाकर के बांदा में मिलती है। और ये सारी नदियां जो हैं इतनी है, ये सारी नदियां कौन सी, प्रायद्वीपीय नदियां, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये प्रयागराज में जाकर के मिल जाती यमुना नदी, किसमें, गंगा नदी में। अब प्रयागराज में इतनी सारी नदियों का पानी मिलता है, ठीक है। और फिर यहां से गंगा नदी आगे बढ़ती है। जब यहां से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो थोड़ा आगे बढ़ने पर यूपी गाजीपुर में एक नदी और आए, गोमती नदी। गोमती नदी इधर से बहती हुई आती है और यहाँ पर कहां पर, गाजीपुर में जाकर के मिल जाती है। थोड़ा सा और आप जब आगे बढ़ोगे तो एक नदी और है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है तमसा नदी, या फिर आप तामस नदी कह सकते हैं, ठीक है। वो नदी इधर से जाती है और इसमें जाकर के मिल जाती है यहीं पर। थोड़ा सा जब आप और आगे बढ़ोगे तो एक नदी और है कर्मनासा नदी, जो कि इसमें आकर के मिलती है। कर्मनासा नदी कहां पर मिलती है, ये नदी मिलती है चौसा में, कहां पर, चौसा में, लिख लीजिएगा। चौसा में कर्मनासा नदी है जो कि आकर के मिल जाती है। ये समझने वाली बात है, गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट आप समझिएगा, 2 से 3 बार आप इसको, इससे केवल इससे मैप को समझ लेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे साथ ड्रॉ करते हुए चलें तो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, ठीक है। कौन सी नदी मिलती है, चौसा नदी आकर के, चौसा में कौन सी नदी, कर्मनासा नदी आकर के मिलती है। थोड़ा सा जब ये नदी और आगे बढ़ती गंगा नदी, तो कहां से, जो आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय से एक नदी निकलती बहती हुई आती है जिसका नाम है घाघरा नदी। और एक नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, ठीक है, जहां से एक नदी यहां से बहती हुई आती है, इस नदी का नाम है शारदा नदी। ये शारदा नदी है और ये एक मिलती कौन सी, ये घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी नेपाल हिमालय से बहती हुई आती है और उसमें मिलती है गंगा नदी में। और जो शारदा नदी है ये हिमालय वाले क्षेत्र से बहती हुई आती है, नेपाल से सटी हुई आती है बिल्कुल, और ये बहती हुई आकर के घाघरा नदी में यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। घाघरा नदी में जब ये शारदा नदी मिलती है, ठीक है, तो इस नदी का नाम पड़ जाता है घाघरा, घाघरा ही रहता है नदी, ठीक है। और फिर आगे आकर के कहां पर मिलती है, ये आगे आकर के छपरा में, कहां पर, छपरा में आकर के मिल जाती गंगा नदी से, ठीक है। ये छपरा में मिलती है, ठीक है। और ये जो आपकी इधर वाली नदी थी, कौन सी नदी है, ये कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी चौसा में मिलती है, गलती होगी थोड़ी सी, ये एक मिनट रुक जाओ, ऐसे आप समझ जाएंगे, एक मिनट। ये आई आपकी कौन सी नदी, ये आई आपकी घाघरा नदी, ठीक है, जो कि आकर के यहाँ पर मिल गई। और ये आपकी एक थी शारदा नदी जो कि आकर के मिली थी किसमें, घाघरा में मिली थी, ठीक है। फिर ये इसके बाद में नदी तंत्र आगे बढ़ता है। जब ये नदी गंगा नदी और आगे बढ़ती तो इधर से एक सोन नदी निकलती है, सोन नदी आकर के फिर इसमें मिल जाती है। सोन नदी जहां पर मिलती है वो बिहार का पटना स्थान, ठीक है, पटना में सोन नदी जाकर मिलती है। गंगा नदी फिर थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर एक नदी और आकर के इसमें मिल गई, कौन सी, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी आकर के मिल गई। ये पुनपुन नदी कहां पर मिलती है, फतुहा में आकर के पुनपुन नदी मिलती है। फिर गंगा नदी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो एक गंडक नदी इधर से आई और इसमें मिल गई, ठीक है। कौन सी नदी, गंडक नदी। ये कहां पर मिली, तो इस एरिया को कहा जाता है सोनपुर, सोनपुर में आकर गंडक नदी मिल जाती है। फिर गंगा नदी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो आगे मिलता है भागलपुर वाला एरिया यहां पर, ठीक है। भागलपुर में कोसी नदी इधर से आती बहती हुई और इसमें मिल जाती, ठीक है। कोसी नदी इधर से ऐसी बहती हुई आती, ऐसी, ठीक है। कोसी नदी इधर से बहती हुई आई और उसमें मिल गई, ठीक है। कोसी नदी कहां से निकलती है, तो ये गोसाई धाम तिब्बत से निकलती हुई बहुत लंबी नदी है, ये बहती हुई आती है और फिर आकर के इसमें मिलती है, ठीक है। ऐसी बहती हुई आती है, गोसाई धाम तिब्बत से बहती हुई आती है और फिर ये ऐसी इसमें
मिल जाती है। कोसा धाम तिब्बत से निकलती है, फिर नेपाल में प्रवेश करती है और फिर इसके बाद में ये भारत में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से और आगे बढ़ती है, फिर आगे मिलता है फरक्का का स्थान। कौन सा? फरक्का वाला। और फरक्का से इस गंगा नदी की एक वितरिका निकल जाती है और इस वितरिका को क्या नाम दिया जाता है? इस वितरिका को नाम दिया जाता है हुगली नदी। ठीक है, और फिर हुगली नदी आगे जाती है, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह की तरफ से निकलती हुई और फिर ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती। ठीक है, और इस हुगली नदी में ही एक इधर से नदी जाती है दामोदर नदी, जो कि जाकर के इसमें मिलती है। याद कर लीजिएगा, दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर के मिलती है। ठीक है, और यहां से इसकी एक वितरिका निकलती। ठीक है, गंगा नदी से वितरिका निकलती है और इस वितरिका को कहा जाता है क्या? हुगली नदी। और कहां से निकलती है? तो इस स्थान को कहा जाता है फरक्का। लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो यहाँ पर जो फरक्का वाला स्थान है, फरक्का से ये नदी जो गंगा नदी थी प्रवेश कर जाती है किसमें? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस गंगा नदी को नाम दिया गया पद्मा। लिख लीजिएगा, बार बार कहने, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, वहां पर प्रवेश करती है। ठीक है, और पद्मा में ही एक नदी आकर के मिलती है इधर से, इसका नाम है महानंदा। महानंदा आकर के पद्मा में मिल जाती है। ठीक है, फिर और आगे बढ़ती है नदी जब ये पद्मा नदी। ठीक है, ये महानदी आकर के मिली, गंगा नदी ही है आपकी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और फिर पद्मा नदी में या फिर कहो गंगा नदी में आकर के जमुना नदी आकर के मिल जाती है। अब आप कहो कि भाई जमुना यहाँ पर कहां से आएगी, तो ये जो आपकी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो बहती हुई इधर से आ रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम रख दिया जाता है जमुना। ठीक है, फर्क समझिएगा, यमुना नदी और जमुना नदी, इन दोनों में केवल या और जा का अंतर है। ठीक है, यमुना और जमुना, जब बल्कि अगर देखा जाए तो दोनों में बिल्कुल दो शब्द का अंतर है। दोनों नदियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जमुना नदी में जाकर के किसमें मिलती है? गंगा नदी में। और फिर ये दोनों नदियां बहती हुई जाती है और किसमें? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यहां पर ये दुनिया के सबसे बड़े, जी हाँ, एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है क्या? सुंदरबन डेल्टा का ये निर्माण यहां पर करती है। तो ये था पूरा गंगा नदी तंत्र। ये हमने यहाँ पर बिल्कुल खास खास नदियों को रखा है, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, जिनमें काफी अधिक पानी आता है। जो छोटी छोटी नाले होते हैं उनको हमने यहाँ पर समाहित नहीं किया है। वही इस तंत्र में अगर आप देखोगे तो पूरा दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी है जो कि बहती हुई आ रही है। ठीक है, ये आपकी यहां तक आई, ये हुगली नदी यहां से निकल गई, ये यहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये आप देखोगे तो आ रही है कौन सी? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और जैसे ही यहां से बांग्लादेश में प्रवेश किया इसने यहां से, ठीक है, इसका नाम पड़ गया जमुना। ठीक है, और ये आकर के मिल गई गंगा नदी में, जो कि गंगा नदी में बांग्लादेश में कहा था पद्मा। और फिर ये आगे बढ़ के बहुत बड़ी, ये पूरा डेल्टा वाला एरिया है। ठीक है, ये डेल्टा वाला एरिया है, बहुत बड़े डेल्टा का यहाँ पर निर्माण किया और इस डेल्टा को नाम दिया गया कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। आई थिंक कि अब आपको गंगा नदी तंत्र कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है, और क्या क्या होता है। ठीक है, और हाँ याद रखना, जब गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियां मिल जाती हैं, ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, आई थिंक इसको यहाँ पर मेघना कहा जाता है। ठीक है, इसको मेघना आई थिंक कहा जाता है, यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और गंगा नदी तंत्र ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको इसमें समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जब अगला पार्ट आएगा, पार्ट 4 आज ही हम लाएंगे, तो उस पार्ट 4 में हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, बता देंगे आपको। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, काफी पुराना हो चुका है चैनल। ठीक है, और सब्सक्राइबर आप नहीं बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, कंप्लीट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्ट 4 को जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।